तो बच्चों अभी हमने बात करी, मैंने थोड़े से पहले लेक्चर में अभी आपको बताया था कि अब हम मेटाफेज में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम जो होता है ये दो आइडेंटिकल थ्रेड्स के फॉर्म में ये रहता है, जो कि मैं आपको बना के दिखाती हूँ पहले। ठीक है, तो ये मैंने मेटाफेज का क्रोमोसोम बनाया। जो मैंने बताया था कि एस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अपना रेप्लिका बनाता है, रेप्लिकेट होते हैं वहाँ पे क्रोमोसोम, यानी एक थ्रेड से वो दो थ्रेड बनाते हैं अपना जैसा। तो ये वो दो थ्रेड्स हैं। फिर मैंने बताया था कि इंटरफेज में क्रोमोसोम को वो क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में होता है और प्रोफेज में क्रोमोनिमा के फॉर्म में होता है। उस समय भी बच्चों उसमें एक ही मतलब जो एक क्रोमोसोम है ऑब्वियसली उसमें दो थ्रेड्स होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो इतने ज़्यादा टाइटली कॉइल्ड होते हैं कि वो अलग अलग थ्रेड के फॉर्म में हमें नहीं दिखता और एक ही थ्रेड के हमें वो फॉर्म में दिखते हैं। लेकिन मेटाफेज आने तक ये हमें क्वाइट विजिबल हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्रोमोसोम को डिस्टिंक्टली हम उनको क्लियरली हम उनको देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे हैं इसलिए सिस्टर क्रोमेटिड्स हम इनको बोल रहे हैं। दो आइडेंटिकल थ्रेड्स होते हैं क्रोमोसोम और ये एक दूसरे से एक कंस्ट्रिक्टेड एरिया, एक आप कह सकते हो कि एक नैरो एरिया में ये जुड़े होते हैं, नैरो एरिया में ये जुड़े होते हैं जो कि नॉन स्टेनेबल होता है और इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रोमियर वो नैरो एरिया है जिसमें कि दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जहाँ पर दो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े होते हैं। करेक्ट। तो सेंट्रोमियर आपको याद रखना है। सेंट्रोमियर आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रोमियर क्या होता है। उसी के साथ देखो, अब सेंट्रोमियर की मैं बात कर रही हूँ, तो सेंट्रोमियर यानी क्रोमोसोम को दो ब्रांचेस में वो डिवाइड कर रहा है, यानी सेंट्रोमियर के दोनों साइड जो क्रोमोसोम का पार्ट है, यानी जो क्रोमेटिड का पार्ट है, चाहे क्रोमोसोम बोल दो, तो ये इसको दो आर्म्स में डिवाइड कर रहा है। एक अगर ये बीच में है, ठीक है, अगर ये सेंट्रोमियर एकदम बीच में है, सपोज ये दोनों ये बीच में है, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं आइसोब्रेकियल। आइसोब्रेकियल यानी ऐसा क्रोमोसोम जिसमें दोनों जो आर्म्स हैं वो इक्वल हैं। आइसो मीन्स इक्वल, ब्रेकियल मतलब आर्म्स, ठीक है। तो जब दोनों आर्म्स इक्वल होंगे तो वो आइसोब्रेकियल क्रोमोसोम होगा। लेकिन अगर ये सेंटर से हट के थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो क्या हो जाएगा? एक आर्म लंबा हो जाएगा, एक आर्म छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलेंगे हेटेरोब्रेकियल। हेटेरोब्रेकियल, ये हो गया हेटेरोब्रेकियल क्रोमोसोम जिसके दोनों आर्म्स क्या हैं? अनइक्वल होते हैं। अच्छा, इसमें भी क्या होता है? जो बड़ा वाला आर्म होगा, ठीक है, जो बड़ा वाला आर्म होगा उसको हम क्यू बोलेंगे, क्यू आर्म हो गया। और इसको जो शॉर्ट आर्म होगा उसे हम बोलते हैं पी, ठीक है, उसको हम पी से डिनोट करते हैं। पी क्या हो गया? छोटा आर्म, क्यू हो गया बड़ा आर्म, और आइसोब्रेकियल क्रोमोसोम हो गया, हेटेरोब्रेकियल क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। अच्छा, ये सेंट्रोमियर हो गया। सेंट्रोमियर के अराउंड आप कह सकते हो कि इसी रीजन में सेंट्रोमियर के अराउंड एक प्लेट लाइक या डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर होता है और उसे हम बोलते हैं किनेटोकोर। अब किनेटोकोर और सेंट्रोमियर में क्या डिफरेंस है? सेंट्रोमियर तो वो पार्ट हो गया, यानी वो नैरो एरिया हो गया जहाँ पर दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किनेटोकोर क्या हो गया? डिस्क लाइक और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रोमियर। और यहाँ पर क्या होता है? सेल डिवीजन के टाइम पे, जब सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा, तो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये यहाँ पर क्रोमोसोम को ज्वाइन करते हैं सेल डिवीजन में। अब एक डिफरेंस ये है। दूसरा क्या है? एक चीज़ और है, सेंट्रोमियर जो होता है ना, ये क्या होता है? डीएनए सीक्वेंस होता है।
इसको आपको ध्यान रखना है। सेंट्रोमियर डीएनए सीक्वेंस होता है। डीएनए सीक्वेंस मतलब ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा। किसका बना होगा? न्यूक्लियोटाइड्स का। जबकि किनेटोकोर जो होता है ये एक प्रोटीन सीक्वेंस होता है। प्रोटीन सीक्वेंस होता है मतलब ये किसका बना होगा? अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये समझ में आ गया? क्रोमोसोम के पार्ट समझ में आ गए। 2 आर्म्स होते हैं और अब एक होता है टीलोमियर। टीलोमियर क्या होता है? जो एंड ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं, यानी क्रोमोसोम के आखिरी के जो पोर्शन है, या क्रोमेटिड का आखिरी का पोर्शन कह लीजिए या क्रोमोसोम का आखिरी का पोर्शन कह लीजिए, उसको हम बोलते हैं टीलोमियर। ठीक है, तो टीलोमियर क्या हो गया? एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम और एंड्स ऑफ द क्रोमेटिड्स इज कॉल्ड टीलोमियर। अब हम क्रोमोसोम के पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है कि जो सेल होता है उसके बाहर से सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही जो क्रोमोसोम है उसके बाहर से जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम जो आउटर मेम्ब्रेन है वो या आउटर एनवेलप कह लीजिए, वो बहुत थिन होता है और उसको हम बोलते हैं पिलाकल। क्या बोलते हैं? पिलाकल। ठीक है, ये हो गया। दूसरा होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे आपने सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वैसे ही क्रोमोसोम के अंदर जो जेली ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। करेक्ट, जो ग्राउंड जेली लाइक सब्सटेंस हो गया मैट्रिक्स। अब आते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि क्रोमेटिन क्या है? लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स which are overlapping and are found during the interphase of the cell cycle। ठीक है, क्रोमोसोम इंटरफेस, जब क्रोमोसोम इंटरफेस में होता है सेल साइकिल की, तो वो थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। अब तो पेलिकल क्लियर हो गया, मैट्रिक्स क्लियर हो गया, क्रोमेटिन क्लियर हो गया। ठीक है, अब है क्रोमोनीमा। अभी मैंने इससे पहले भी क्रोमोनीमा बताया था। क्रोमोनीमा प्लूरल में इसका क्या बोलेंगे? क्रोमोनीमेटा। ये भी क्या है? क्रोमोसोम ही है, जो कि अर्ली प्रोफेज में हम इसको क्रोमोसोम को क्रोमोनीमा बोलते हैं। ये भी मैंने बताया लॉन्ग थिन फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर स्पायरली कॉइल्ड, यानी लंबे पतले पतले धागे जो कि स्पायरली कॉइल्ड होते हैं। इसमें जो क्रोमोनीमा होता है ना, उसमें भी दो क्रोमोनीमा साथ होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये एक दूसरे से इतने टाइटली कॉइल्ड होते हैं क्योंकि वेल डिस्टिंक्ट नहीं होते, क्वाइट क्लियर हम इनको विजिबल नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे से टाइटली कॉइल होते हैं कि ये सिंगल थ्रेड के हमें फॉर्म में दिखते हैं। करेक्ट, क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा के बाद दूसरा टर्म है क्रोमोमियर। क्रोमोमियर क्या होता है? क्रोमोमियर क्या होता है? जो ये क्रोमोनीमा का, जैसे मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया है क्रोमोनीमा का, ये दो हैं, दो मैंने सेपरेट बनाए हैं, लेकिन हमें ये विजिबल नहीं होंगे मेटाफेज तक। ठीक है, अभी मैंने ऐसी डायग्राम के फॉर्म में बना रखा, तो इसी में से मैंने एक जो है यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, क्या होता है कि क्रोमोनीमा में बराबर बराबर इंटरवल्स पर कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे मोतियों की धागा होती है तो उसमें जो मोती होते हैं, बीड्स होते हैं, उस वैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ क्रोमोनीमा, जो कि लीनियरली अरेंज्ड हैं, वर्टिकली हमको दिख रहे हैं, अरेंज्ड वर्टिकली। तो इनको हम बोलते हैं क्रोमोमियर। ठीक, क्रोमोमियर या ये स्मॉल छोटे छोटे डेंस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बीड फॉर्म में या नॉट फॉर्म में थ्रू आउट द लेंथ ऑफ हमें क्रोमोनीमा दिखते हैं। जो ये क्रोमोमियर्स होते हैं, इनमें जीन्स होते हैं इनहेरिटेंस के। ठीक है, जो जीन्स होते हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट, क्रोमोमियर भी कंप्लीट क्लियर हो गया। अब आता है क्रोमेटिड। क्रोमेटिड तो मैंने पहले ही बता दिया था। क्रोमेटिड क्या है? मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, और उन्हें क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्रोमेटिड्स में आप देखेंगे दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको साफ दिखेंगे, इसलिए उनको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। और जो
जहाँ पर वो एक दूसरे से अटैच होते हैं उसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। और यही सब है। जो क्रोमेटिड तो अभी मैंने डिटेल में थोड़ी देर पहले बताया था, क्रोमेटिड, ठीक है। अब है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जिसे हम सेंट्रोमियर, मैंने बताया था सेंट्रोमियर क्या होता है बेसिकली। सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। सेंट्रोमियर वो एरिया, वो नैरो एरिया होता है जो कि जहाँ पर कि दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें बोलते हैं उस एरिया को, उस नैरो एरिया को बोलते हैं सेंट्रोमियर। उसी को हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं और ये नॉन स्टेनेबल होता है। अब फिर किनेटोकोर था, किनेटोकोर भी क्लियर हो गया है, किनेटोकोर क्या है। अच्छा, अब सेंट्रोमियर हमारा मेन चीज़ है। क्योंकि सेंट्रोमियर के बेसिस पे हम क्रोमोसोम को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हम उनको बांट सकते हैं अलग अलग उसमें। तो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर यानी किसी क्रोमोसोम में कितने सेंट्रोमियर हैं। जनरली क्रोमोसोम में एक ही सेंट्रोमियर मिलता है। तो अगर क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर है तो हम उसे बोलेंगे मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम, यानी ऐसा क्रोमोसोम जिसमें एक सेंट्रोमियर है। और जनरली ज़्यादातर क्रोमोसोम में एक ही सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। अब आता है जिसमें दो सेंट्रोमियर होंगे, उसको हम बोलेंगे डायसेंट्रिक, जिसमें दो हैं। और जिसमें दो से ज़्यादा हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक। तो क्रोमोसोम के बेसिस पर हम इनका डिवीजन कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि फंक्शनल सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं एसेंट्रिक, ए मीन्स एब्सेंट। इसी क्रोमोसोम को हम होलोसेंट्रिक भी बोल सकते हैं। होलोसेंट्रिक क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पूरा का पूरा क्रोमोसोम होता है उसकी पूरी सरफेस सेंट्रोमियर के तरह फंक्शन करती है, ठीक है। तो इसे एसेंट्रिक या होलोसेंट्रिक भी बोल सकते हैं। तो ये है नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम का डिवीजन। अच्छा, जो ये एसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है ये जनरली क्रोमोसोम के फ्रेशली ब्रोकन सेगमेंट्स होते हैं। यानी अगर क्रोमोसोम में से कोई टुकड़ा टूट जाए जहाँ पर सेंट्रोमियर ना हो तो वो एसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं और पर ज़्यादा देर तक ये सर्वाइव नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम का डिवीजन। अब दूसरा है लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर कहाँ पर लोकेटेड है। लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पे भी हम क्रोमोसोम का लोकेशन या पोजीशन के बेसिस पे भी हम क्रोमोसोम का डिवीजन कर सकते हैं। इसमें आ गया पहला है मेटासेंट्रिक। जैसा कि नाम बता रहे हैं कि इसमें क्या है, एकदम सेंट्रोमियर बीचों बीच में होगा, यानी ये आइसोब्रेकियल क्रोमोसोम है जिसके दोनों आर्म्स इक्वल हैं। दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, जिसमें सेंटर से थोड़ा सा वो दूर होगा, ठीक है, एकदम सेंटर पे नहीं होगा, थोड़ा सा दूर होगा, ठीक है। तो इसमें एक आर्म लंबा होगा, एक आर्म छोटा होगा। फिर आता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, सब टर्मिनल, यानी टर्मिनल मतलब कि लास्ट पॉइंट, और टर्मिनल से थोड़ा सा पहले क्या हो गया, सब टर्मिनल, ठीक है। इसमें एक आर्म ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक आर्म बहुत छोटा हो जाएगा। और फिर आता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें सेंट्रोमियर कहाँ पर होगा, एकदम टर्मिनल पोजीशन पे होगा, और ऐसा होगा कि आपको दूसरा मतलब ऑलमोस्ट इनविजिबल है इसमें, पर होता है, ठीक है, ये होगा। तो यानी लोकेशन या पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पे आप क्रोमोसोम को डिवाइड कर सकते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। इन्हीं के बेसिस पे हम क्रोमोसोम्स को वेरियस शेप्स
के अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं। देखिए जो मेटासेंट्रिक है उसमें एकदम बीचों बीच है, तो ये कैसा हो गया, वी शेप, ये वी शेप क्रोमोसोम हो गया। इसमें थोड़ा सा क्या है, मेटासेंटर से थोड़ा सा हटके है, तो इसे एल शेप, ठीक है, ये एल शेप का हो गया, ठीक है। अब एक्रोसेंट्रिक में क्या है, थोड़ा सा और नीचे है सब टर्मिनल पोजीशन पे, तो यानी ये थोड़ा सा ये हो गया जे शेप। और टीलोसेंट्रिक में एकदम नीचे है, तो ये कैसा शेप हो गया, आई शेप। यानी क्रोमोसोम की पोजीशन, सेंट्रोमेयर की पोजीशन पे हमने उनको लोकेशन के बेसिस पे ऐसे डिवाइड किया, और शेप के बेसिस पे भी उनको डिवाइड कर सकते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वी शेप का होता है, सब मेटासेंट्रिक एल शेप का होता है, एक्रोसेंट्रिक जे शेप का होता है, टीलोसेंट्रिक आई शेप का होता है। ओके, अब एक चीज़ होती है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या है, सेंट्रोमेयर ही है। सेंट्रोमेयर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। वो नैरो एरिया जहाँ पर कि दो सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब आता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कभी कभी किसी क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा एक दूसरा नैरो एरिया भी हमको मिलता है। प्राइमरी एरिया के क्रोमोसोम में कभी कभी एडिशनल नैरो एरिया हमको मिलता है, उसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अब होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट जिसको हम ट्रेबेंट भी बोल रहे हैं, ठीक है। सपोज ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है और लास्ट में यहाँ पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन तो क्या, एडिशनल नैरो एरिया, यानी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा जो दूसरा एडिशनल एक नैरो एरिया है उसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं क्रोमोसोम में। और सैटेलाइट या ट्रेबेंट क्या हो गया, वो पोर्शन क्रोमोसोम का वो पार्ट, वो पोर्शन जो कि बियॉन्ड दी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद का जो भी पार्ट है क्रोमोसोम का उसे हम सैटेलाइट या ट्रेबेंट बोलते हैं। और ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सैटेलाइट मिलता है, सैटेलाइट किसमें मिलेगा, जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगा, उसे हम क्रोमोसोम को बोलते हैं सैट क्रोमोसोम, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि सैट क्रोमोसोम क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, किसी उसमें सेकेंडरी कुछ जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है वो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन के फॉर्म में भी काम करता है। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन क्या हुआ, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन का ये काम होता है कि जब सेल साइकिल होती है उसकी जो इंटरफेज होती है उसमें ये न्यूक्लियोलाई बनाने का काम करता है। यानी सेकेंडरी जो कंस्ट्रक्शन है वो कभी कभी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है, NOR, ठीक है, NOR के रूप में ये फंक्शन भी करता है, ठीक है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन किसी क्रोमोसोम में कभी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के फॉर्म में काम करता है। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर से मतलब है कि ये क्या बनाएगा, ये इंटरफेज में, या आपने उसमें पढ़ा होगा सेल साइकिल, और जब हमने न्यूक्लियस का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, न्यूक्लियोलाई क्या होता है, सिंगुलर में इसको न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है, ये RNA राइबोसोमल RNA यहाँ इसका डेवलपमेंट होता है। तो ये क्लियर हो गया सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ऑल्सो सर्टेन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑल्सो फंक्शन एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स, जो कि न्यूक्लियोलाई बनाते हैं इंटरफेज में, ठीक है। तो ऐसे क्रोमोसोम जिसमें ये NOR रीजन होता है, ऐसे क्रोमोसोम जिसमें NOR रीजन होता है उन्हें हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम क्योंकि ये न्यूक्लियोलाई बनाता है इंटरफेज में सेल साइकिल की, ठीक है। टीलोमेयर मैंने बता दिया था,
अब टीलोमेयर क्या होता है? टीलोमेयर क्या होता है? टर्मिनल पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम टीलोमेयर था, यानी दो अगर आर्म्स हैं क्रोमोसोम के, दो आर्म्स हैं, ये क्रोमोसोम है, इसके आर्म्स हैं, लेकिन जो लास्ट के जो टर्मिनल पार्ट्स हैं या जो टिप है क्रोमोसोम की, उसे हम टीलोमेयर को कहते हैं। टीलोमेयर जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन होता है वो रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम से डिफर करता है, और उसमें एक खास यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है पोलैरिटी की, जिसकी वजह से जो एक क्रोमोसोम होता है वो दूसरे क्रोमोसोम से स्टिक नहीं करता है। ठीक है, अब क्रोमोसोम के हम टाइप की बात करेंगे। जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जिसमें 2n नंबर्स होते हैं, ठीक है, और सेपरेट सेक्सेस होते हैं। तो इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स विद सेपरेट सेक्सेस, जैसे कि ह्यूमंस, मेल और फीमेल उसमें अलग अलग है। जो हायर मैमल्स हैं, ठीक है, उसमें, या जो हायर प्लांट्स भी हैं कह सकते हैं आप, उसमें दो टाइप के क्रोमोसोम मिलते हैं। एक होता है सेक्स क्रोमोसोम और एक होता है ऑटोसोम्स, ठीक है, या सेक्स क्रोमोसोम को हम एलोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, अब सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम होते हैं तो वो पर्टिकुलर क्रोमोसोम या वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो कि किसी भी स्पीशीज़ का, किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, वो एक क्रोमोसोम भी हो सकता है, वो पेयर में भी हो सकते हैं। तो वो क्रोमोसोम या वो क्रोमोसोम का पेयर जो कि किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करते हैं, उसे हम सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम बोलते हैं। और ऑटोसोम्स क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो एलोसोम्स होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में कितने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर्स होते हैं। तो उसमें से जो 22 पेयर्स हैं वो ऑटोसोम्स हैं, और जो लास्ट पेयर है जिसको हम XX या XY से डिफाइन करते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। बच्चों मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मतलब हम में भी, और बहुत सारे इंसेक्ट्स में जो मेल होता है उसका एक सेक्स क्रोमोसोम छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ठीक है, मेल्स में ये बहुत सारे, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस और बहुत सारे इंसेक्ट्स में। ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता है मेल में XY। इसमें से जो X क्रोमोसोम होता है वो बच्चों लार्जर होता है, बड़ा होता है, लंबा होता है, और Y क्रोमोसोम क्या होता है? छोटा होता है। और फीमेल में क्या होता है? फीमेल में तो XX ही होते हैं, XX होते हैं, तो दोनों क्या है? बराबर हैं। यानी फीमेल कैसी, जो फीमेल है वो कैसी हुई? होमोगैमेटिक। फीमेल्स क्या हो गई? होमोगैमेटिक का मतलब जो एक जैसे गैमेट्स बना रही हैं। ठीक है, इसके जो गैमेट्स बनेंगे उसमें XX क्रोमोसोम जाएगा, तो ये होमोगैमेटिक। जबकि मेल क्या हो गए? मेल हो गए बच्चों हेट्रोगैमेटिक। क्यों? क्योंकि ये 2 टाइप के गैमेट्स बनाएंगे, एक में तो X होगा और एक में Y होगा। ठीक, या अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में कैसे क्रोमोसोम बने? होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम। ये दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हैं, होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम। जबकि मेल्स में एक छोटा क्रोमोसोम है, एक बड़ा क्रोमोसोम है, इनफैक्ट एक X क्रोमोसोम है और एक Y क्रोमोसोम है। ठीक है, इसीलिए ये कैसे हो गए? हेटेरोमॉर्फिक। हेटेरो मीन्स अलग अलग, मॉर्फिक मीन्स, मॉर्फिक क्या होता है? मॉर्फोलॉजी, जो उसकी बाहर का दिख रहा है कैसा, ये हो गया हेटेरोमॉर्फिक। अब जो Y क्रोमोसोम होता है, ये जो Y क्रोमोसोम होता है ये ऑलमोस्ट होमोलोगस होता है X क्रोमोसोम के। ठीक है, Y क्रोमोसोम होमोलोगस होता है X क्रोमोसोम के, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो ऑलमोस्ट
आप कह सकते हो अगर ये क्रोमोसोम बनाऊँ तो इसका ज़्यादातर पार्ट जो होता है एक्स क्रोमोसोम के जैसा के ही होमोलोगस होता है, लेकिन कुछ सेगमेंट इसका जो होता है वो नॉन होमोलोगस होता है एक्स के। और इसी क्रोमोसोम के इसी सेगमेंट में जो होता है उसका मेलनेस डिफाइन होती है। कैसे? क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये कैरी करता है वाई लिंक्ड जीन्स। वाई लिंक्ड जीन्स को हम होल एंड्रिक जीन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल एंड्रिक जीन्स। एग्जाम्पल टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो जो वाई क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम के ऑलमोस्ट होमोलोगस है, लेकिन उसका कुछ पार्ट यानी कुछ सेगमेंट उसका नॉन होमोलोगस होता है और इसमें ही जो होता है वाई लिंक्ड जीन्स पाए जाते हैं, जिसे हम होल एंड्रिक जीन्स भी बोलते हैं। एंड्री जो वर्ड होता है ना मेल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे एंड्रोजेंस, जो मेल के हार्मोन्स होते हैं उनको एंड्रोजेंस बोलते हैं। और जैसे कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर वाई लिंक ये इस पार्ट में वाई क्रोमोसोम के उसमें रहेगा, ठीक है, जिससे कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेल हो जाएगा वाई क्रोमोसोम की वजह से। अच्छा, कुछ जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि कॉकरोचेस और राउंड वॉर्म्स, उनमें जो फीमेल होती है उसमें दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं या 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मेल में जबकि एक ही होता है। अगर मैं कॉकरोच या राउंड वॉर्म की बात करूं तो उसकी जो फीमेल होगी उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम रहेंगे, और जबकि जो मेल होगा उसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम रहेगा और दूसरे को हम 0, ये O नहीं है, ये 0 है, यानी एब्सेंस ऑफ 1 सेक्स क्रोमोसोम। यानी इसमें 2 सेक्स क्रोमोसोम है जो XX से हम डिफाइन कर रहे हैं, और जो मेल कॉकरोच है उसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है जिसको हम X से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। 0 मीन्स एब्सेंस। अब ये चीज़ हो गई क्लियर। अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन तो बहुत सिंपल है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सेपरेट सेक्सेस होते हैं, यानी XY क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं, जैसे कि ड्रोसोफिला हो गया, मैमल्स हो गए। ड्रोसोफिला मतलब फ्रूट फ्लाई हो गया, मैमल्स हो गए, जैसे ह्यूमन बींग्स भी उसमें इंक्लूड है। उसमें हम सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे इंडिविजुअल का सेक्स हम देख सकते हैं। कैसे? ये पेरेंट्स हैं, इसके 2 एक जैसे गैमेट बनेगा, इसके एक गैमेट ये बनेगा, एक गैमेट ये बनेगा, ठीक है। ये हो गए पेरेंट्स, ये हो गए गैमेट्स, और अब इनके ऑफस्प्रिंग। तो एक तो हो जाएगी XX, एक हो जाएगी XY। ये फीमेल है, ये मेल है। तो किसी भी जब मीटिंग होती है मेल और फीमेल की, उसमें बराबर चांसेस होते हैं कि बच्चा मेल भी हो सकता है, बच्चा फीमेल भी हो सकता है, यानी मेल और फीमेल होने के इक्वल चांसेस होते हैं। ये फीमेल है, फीमेल ने एक गैमेट, एक उसके 2 जो उसके गैमेट्स बनेंगे उनके एक्सेल्स में दोनों में XX होंगे और इसमें X और Y होंगे, ठीक है। और यानी किसी भी इंडिविजुअल का जो सेक्स है वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में उनका फ्यूजन होता है तभी डिटरमिन हो जाता है, करेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और रह गई कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसको हम गाइनोस्पर्म बोलते हैं और वाई को एंड्रोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। गाइनो मीन्स फीमेल और एंड्रो मीन्स मेल। ये सब सही हो गया। अब बात करते हैं क्रोमोसोम के साइज और शेप की। किसी भी स्पीशीज़ के जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, किसी भी स्पीशीज़ के जो भी क्रोमोसोम्स हैं उनका अलग अलग साइज़ और शेप होता है। और अगर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर क्रोमोसोम की बात करें किसी स्पीशीज़ में, तो वो भी उनका साइज़ भी मोर और लेस क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
जनरली जो क्रोमोज़ोम होते हैं वो जो बड़े लार्ज ऑर्गेनिजम्स हैं, बड़े जो प्राणी हैं, उनमें क्रोमोज़ोम का नंबर क्या होता है, जनरली कम होता है। प्लांट्स में, जो प्लांट में क्रोमोज़ोम्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। अगर प्लांट और एनिमल्स के अगर ब्रॉड टर्म्स में अगर बात करें तो प्लांट में क्रोमोज़ोम्स ज़्यादा पाए जाते हैं, नंबर उनका ज़्यादा होता है बजाय एनिमल के। सॉरी, जो साइज़ होता है, साइज़ की मैं बात कर रही हूँ, सॉरी। और शेप की अगर मैं बात करूँ तो शेप क्रोमोज़ोम का, जैसे मैंने बताया था, रॉड शेप्ड होते हैं। तो क्रोमोज़ोम बेसिकली रॉड शेप्ड होते हैं। रॉड मतलब सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं और कभी कभी बेंट हो जाते, कभी कभी थोड़े बेंट भी हो सकते हैं, हॉर्स शू शेप के, यानी उसको सिग्मॉइड शेप भी हम बोलते हैं। जबकि जो छोटे क्रोमोज़ोम्स होते हैं वो एज डॉट या ओवल उनकी आउटलाइन हमको मिलती है। तो ये बात हुई साइज़ और शेप की। मैंने बताया कि जो प्लांट क्रोमोज़ोम होता है, प्लांट क्रोमोज़ोम्स होते हैं, उनका जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एनिमल क्रोमोज़ोम से इन जनरल, ठीक है। और इन जनरल जो लार्ज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें फ्यू क्रोमोज़ोम्स यानी कम कंपैरेटिवली, ये एक रूल नहीं है, ये एक आप जनरल चीज़ है, ठीक है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। और मैंने आपको बताया कि किसी भी स्पीशीज़ के जितने भी क्रोमोज़ोम्स होते हैं उनके साइज़ और शेप अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम उन्हीं के बेसिस पे, जैसे ह्यूमंस में 23 पेयर्स हैं, तो हम उन 23 पेयर को उनके साइज़ और शेप के अकॉर्डिंग भी हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर की। तो किसी भी स्पीशीज़ में जो क्रोमोज़ोम्स होते हैं, उसके जो बॉडी सेल्स में जो क्रोमोज़ोम्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स में जो क्रोमोज़ोम्स होते हैं, वो उनका नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो उसमें कितने क्रोमोज़ोम्स होते हैं, 46 क्रोमोज़ोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर्स होते हैं। जनरली जो क्रोमोज़ोम्स का नंबर होता है वो 2 से लेके फ्यू हंड्रेड्स तक हो सकता है। 2 जो है एक लीस्ट क्रोमोज़ोम्स जो है, नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम है जो पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम्स की, ठीक है। जो नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम्स में आगे बात करते हैं कि किसी भी, अगर मैं कहूँ कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़म में, अब अगर मैं ये सोचूं कि हाथी एक बड़ा जानवर है या वेल बड़ा जानवर है, तो उसमें ज़्यादा क्रोमोज़ोम मिलेंगे बजाय कि एक छोटा जानवर, अगर मैं गाय, चूहा इसकी बात करूं या प्लांट्स की बात करूं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्रोमोज़ोम के नंबर का और किसी भी स्पीशीज़ या किसी भी ऑर्गेनिज़म के साइज़ का कोई रिलेशन नहीं होता है। ना ही ऐसा है कि जो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल होगा, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ होगी, उसका क्रोमोज़ोम नंबर उतना ही ज़्यादा होगा, ऐसा भी नहीं है। देखिए, जैसे शुगर केन में 80 क्रोमोज़ोम्स मिलते हैं, ठीक है। शुगर केन में 80 क्रोमोज़ोम्स मिलते हैं, ह्यूमंस में 46 मिलते हैं। जबकि आप देखो, ह्यूमन आपको लगेगा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसमें ज़्यादा क्रोमोज़ोम नंबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शुगर केन में 80 हैं, ह्यूमंस में 46 क्रोमोज़ोम्स होते हैं। और हॉर्स है, हॉर्स में 64 क्रोमोज़ोम्स होते हैं। सिल्क वॉर्म जो कीड़ा होता है उसमें 56 क्रोमोज़ोम है। तो कहाँ ह्यूमंस में मैंने बताया कि 46 क्रोमोज़ोम होते हैं मैन में, और कहाँ सिल्क वॉर्म में 56 क्रोमोज़ोम है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम है उसका कोई भी रिलेशन नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज़म की कि वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से या फिर उसके साइज़ से कोई रिलेशन नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि 2 स्पीशीज़ का क्रोमोज़ोम नंबर सेम है तो वो एक दूसरे से, उनका कोई रिलेशन है और वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक हैं, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि आप देखोगे रैट में, चूहे में 42 क्रोमोज़ोम्स होते हैं, वीट में भी 42 क्रोमोज़ोम होते हैं, ठीक है। लेकिन रैट और वीट एकदम अलग अलग स्पीशीज़ है, इनफैक्ट एक एनिमल है, एक प्लांट है, सीधे सीधे तो यही है। दूसरा, राइस में आप देखोगे 24 क्रोमोज़ोम्स होते हैं और टोमेटो में भी 24 क्रोमोज़ोम्स होते हैं। तो राइस और टोमेटो भी अलग अलग स्पीशीज़ हैं। लेकिन एक चीज़
क्रोमोसोम में एक चीज़ देख के हम कह सकते हैं कि ये दोनों स्पीशीज़ इंटरलिंक्ड हैं और बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो होता है मॉर्फोलॉजी और बेंडिंग पैटर्न। जब आप क्रोमोसोम्स को मैंने बताया था कि स्टेन करते हैं तो अलग अलग उनके हम डिस्टिंक्ट बैंड्स देखते हैं, डिस्टिंक्ट बेंडिंग पैटर्न देखते हैं। तो मॉर्फोलॉजी और बेंडिंग पैटर्न अगर सिमिलर हैं तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों स्पीशीज़ जो हैं एक दूसरे से क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मैन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। एप्स में भी, मैन में देखिए, मैन में होते हैं 46 क्रोमोसोम, नंबर डिफरेंट है। और जो एप्स हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, उसमें होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन इनके जो बेंडिंग पैटर्न है और जो मॉर्फोलॉजी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए ये दोनों स्पीशीज़ क्या हैं, आपस में काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। करेक्ट। अब एक चीज़ मैंने बताई थी कि पहले मैंने बताया था कि किसी किसी इंसेक्ट्स में, जैसे कॉकरोचेस हैं और जैसे राउंड वॉर्म्स हैं, उनमें जो सेक्स है ना, जो सेक्स है मेल और फीमेल्स, उसमें भी क्रोमोसोम का नंबर डिफर करता है। कि मैंने बताया था कि फीमेल्स XX हैं और मेल X0 मीन्स मतलब कि उसमें क्रोमोसोम नहीं है, एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है। तो जो मेल कॉकरोचेस होते हैं, ब्लेटा स्पीशीज, BLATTA, ब्लेटा स्पीशीज़, उन यानी जो फीमेल कॉकरोचेज हैं उसमें XX क्रोमोसोम होता है और इसमें XY क्रोमोसोम होते हैं। तो इसी के X0 क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम नहीं होता है, XX क्रोमोसोम नहीं होता है। इसी की वजह से जो मेल्स हैं उसमें 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और जो फीमेल्स हैं 24। यानी एक ही स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कॉकरोच की। तो मेल कॉकरोच में 23 क्रोमोसोम है खाली और फीमेल में 24 क्रोमोसोम है। अब लास्ट एक टॉपिक है कि हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है और पॉलीप्लॉइड क्या होता है। तो जब हमने जेनेटिक्स स्टार्ट किया था तो एक टर्म आया था जीनोम। मैंने बताया था जीनोम क्या होता है कि क्रोमोसोम का ऐसा सेट या फिर जीन्स का ऐसा सेट जिसमें कि हर एक क्रोमोसोम या हर एक जो जीन है वो इंडिविजुअली प्रेजेंट होता है, यानी उसका एक ही वो होता है, यानी जीन है तो उसका दूसरा जो एलील पेयर होगा वो नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा सेट, क्रोमोसोम का ऐसा सेट जिसमें कि हर एक क्रोमोसोम सिंगली रिप्रेजेंट होता है, उसे जीनोम बोलते हैं। जैसे कि गैमेट्स यानी स्पर्म्स और ओवा, उसमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट प्रेजेंट होता है। और ऐसी कंडीशन जिसमें एक जीनोम है, ठीक है, वन जीनोम, यानी क्रोमोसोम का ऐसा सेट जिसमें हर एक क्रोमोसोम या हर एक जीन सिंगली रिप्रेजेंट हो रहा है, उसे हम बोलेंगे हैप्लॉइड या मोनोप्लॉइड। और इसको हम दिखाते हैं N से, या 1N लिख लीजिए या N लिख लीजिए, जनरली N लिखते हैं हम, ठीक है। ये हो गया। ये कंडीशन किस में पाई जाती है? गैमेट्स में, जैसे कि स्पर्म्स हो गए, ओवा हो गए। लेकिन जो एनिमल्स हैं और जो हायर प्लांट्स हैं उनमें उनके जो बॉडी सेल्स होते हैं, यानी जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, उनके गैमेट्स में भी हैप्लॉइड नंबर ही पाया जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं सोमैटिक सेल्स की, यानी गैमेट्स के अलावा जितने भी बॉडी में सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सोमैटिक सेल्स होते हैं। तो जो सोमैटिक सेल्स होते हैं यानी जो बॉडी सेल्स में होते हैं, उनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी 2 जीनोम होते हैं। ऐसे इंडिविजुअल को हम बोलेंगे डिप्लॉइड। और 2N यानी एक N, तो इसमें एक N फादर से आया होगा, एक N मदर से आया होगा, तो ये क्या बन गए? 2N, ठीक है। तो डिप्लॉइड कंडीशन कैसे, मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब वो मिलेंगे तो वो डिप्लॉइड कंडीशन हमारी बनाएंगे, ठीक है। जैसे अगर ह्यूमंस का एग्जाम्पल लें तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स थे? 46 क्रोमोसोम्स थे, यानी 23 पेयर, ठीक है। तो इसमें से जो 23 पेयर हैं, 23 पेयर हो गए, ठीक है। तो इसमें से जो 23 क्रोमोसोम्स हैं वो मेल्स, वो फादर से आते हैं, और 23 क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं? फीमेल से आते हैं। ये करेक्ट हो गया?
अब पॉलीप्लॉइडी क्या होती है? पॉली मीन्स पॉली मीन्स ज़्यादा, दो से ज़्यादा। पॉलीप्लॉइड इंडिविजुअल या पॉलीप्लॉइडी, तो ऐसी कंडीशन जिसमें मोर देन 2 जीनोम्स होंगे, ठीक है, यानी मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, वो कंडीशन हो गई पॉलीप्लॉइडी। और ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे पॉलीप्लॉइड्स। जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स को हमने क्रोमोसोम्स हमने उनमें बढ़ाए हैं और पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन अचीव करी है। जैसे कि बनाना में 3n क्रोमोसोम, जो हमने वैरायटी बनाई वो 3n होती है। 3 सेट ऑफ जीनोम में, राइस में 4n और व्हीट में 6n। अच्छा, अब एक स्पेशल केस लेते हैं हनी बी का। हनी बी यानी जो मधुमक्खी होती है उसका एक स्पेशल केस लेते हैं। जो हनी बी होती है, इसका जो मेल होता है और फीमेल होती है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जो इसका मेल होता है उसमें 16 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और जो इसकी फीमेल होती है उसमें 32 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। मेल इसका हैप्लॉइड होता है और फीमेल इसकी डिप्लॉइड होती है, ठीक है। मेल हैप्लॉइड हो गया और फीमेल डाइप्लॉइड हो गई। अब ये मेल, मैंने बताया था कि जब भी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तभी एक नया इंडिविजुअल बनेगा, जब स्पर्म और एग मिलेंगे। लेकिन मेल्स इसमें फ्यूजन ऑफ, जब मेल बनता है तो वो एग, मतलब मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से नहीं बनता है, वो पार्थिनोजेनेसिस से बनता है। पार्थिनोजेनेसिस आपने शायद पढ़ा होगा। पार्थिनोजेनेसिस रिप्रोडक्शन का एक ऐसा टाइप होता है जिसमें कि जो एग होता है वो एक एम्ब्रियो में बन सकता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब जब एग में स्पर्म जाता है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट यानी जो एग होता है वो ही एम्ब्रियो में बन जाता है और आगे आगे इंडिविजुअल बन जाता है, उससे हनी बी बन जाती है मेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जब उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उसमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, यानी एक ही जीनोम रहेगा। तो हनी बी के केस में जो मेल्स होते हैं वो पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं, इसलिए वो हैप्लॉइड होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स और उसी में हम स्टार्ट करेंगे फिर आगे लिंकेज। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।